आप जब प्लान बनाते हैं किसी गांव के लिए या बात कर रहे हैं खेती के बारे में या किसी भी इशू के बारे में, इज नॉर्मली विद द मेन। किसान मतलब मर्द। हाँ, किसान मतलब मर्द है और उसका काम जो है वो 20% है खेत में और 80% काम तो महिलाएं कर रही हैं। आप जैविक और ऑर्गेनिक नाम से और उस इंटेंट से कभी आपने शुरू नहीं किया? मैं ऑर्गेनिक या जैविक पद्धति के खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी किसान जैविक पद्धति ही अपनाएं, लेकिन वो कैसे अपनाएंगे, किस तरह से अपनाएंगे, कब पूरी तरह से अपनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए कि 2 हेक्टेयर का किसान जो है ना, वो सिर्फ अगर धान ले रहा है, राइट, मुझे नहीं लगता कि ग्रॉस लेवल पे 80,000 से ऊपर जाएगा एक सीजन में। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो है पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड जब हम बोलते हैं कि हम सिर्फ कीड़े मारने की बात नहीं कर रहे हैं, हम फंजीसाइड की बात भी कर रहे हैं और वीडीसाइड की भी बात कर रहे हैं। नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट। मानो मैं एक महिला किसान हूँ, ये पॉडकास्ट देख के मैंने डिसीजन ले लिया कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल मुझे नहीं करना है, तो वो ट्रांजिशन में कैसे करूँ? देखिए 2 चीजें। पहली चीज तो ये है कि अगर आपको अगले 24 घंटा के लिए हम देश का कृषि मंत्री बना देते कृषि और फूड सेफ्टी के प्रति आपका पहला कदम क्या होता? देखिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं मिस्टर रंगू राव, जो कि है CEO ऑफ द कंपनी सेफ हार्वेस्ट। आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया है पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों और बहनों, हमने कई सारे एपिसोड्स किए हैं जिसमें हमने जैविक खेती के बारे में बात किया है, प्राकृतिक खेती के बारे में बात किया है, लेकिन पेस्टिसाइड फ्री एक ऐसा कैटेगरी है जो आज पूरी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं है हमारे देश में। पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग क्या होता है, कैसे इन्होंने अपना जर्नी ज़ीरो से लेकर आज स्टार्ट किया है, कैसे हज़ारों महिला किसान इनके साथ आज काम कर रही हैं, इस सब के बारे में हमने आज के एपिसोड में काफ़ी डिटेल में बात किया है। पेस्टिसाइड फ्री एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको 2-3 साल इंतज़ार नहीं करना होता है ट्रांजिशन करने के लिए, और आप इमीडिएटली इसे अपनी खेती में अप्लाई कर सकते हैं। आज आप जान के हैरान रहेंगे कि भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ पेस्टिसाइड्स। हमारे देश में कई सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बैन तो है, बट एक्चुअल में ये सारे पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट बाकी देश में आज भी होते हैं। और कई सारे लोग का मानना है कि बैन केवल पेपर पे है, लेकिन रियलिटी में इन सब पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है। इस एपिसोड से आपको ये भी एक आइडिया मिलेगा कि पेस्टिसाइड फ्री बिजनेस यदि आपको बनाना है तो क्या क्या स्टेप्स आपको शायद लेने चाहिए और क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं अपने जर्नी में। इस एपिसोड में हमने फोकस किया है स्टेपल्स और पल्सेस पर, जो आज भी हमारे देश में 50 से 60% है ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर आपको समझना है कि कैसे पेस्टिसाइड फ्री बिजनेस आप बना सकते हैं, एपिसोड को अंत तक जरूर देखिए और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए इस एपिसोड से आपको क्या सीख मिला, और ये भी बताइए हमारे चैनल पर अगला गेस्ट आप कौन देखना चाहेंगे। Presenting to you Mr. Rangu Rao, only on Agri Talk. क्या ये सेम रियलिटी पल्सेस सीरियल्स में भी होता है? क्योंकि आई थिंक मैं बोल रहा काफ़ी पॉडकास्ट हम किए हैं सब्जियां फल के बारे में, बट पल्सेस और सीरियल्स के बारे में उतना हमने डिस्कशन नहीं किया है, और शायद लोग भी उतना सोचते नहीं है कि एग्रीकल्चर का बहुत ही कोर पार्ट है ये। क्या ये रियलिटी वहाँ पे भी है? देखिए क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्टिंक्शन इसलिए भी होता है बिकॉज हम लोग एक शहरी दुनिया से आ रहे हैं, राइट। तो क्या होता है कि एक शहर का जो व्यक्ति है, जो अर्बन कंज्यूमर है, उसका डेली इंटरेक्शन है ऑलमोस्ट विद वेजिटेबल्स एंड डेयरी। दूध आप रोज खरीदते हैं, सब्जियां और फल शायद हो सकता है अल्टरनेट डे खरीदते हो आप। खाते तो हर रोज ही अंदर, तो दाल भी खाते हैं आप वैसे। बट जो बाइंग जो तरीका है, बिहेवियर जो है, वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंट है। सही बात। जो कि दालों के साथ या राइस के साथ या मतलब स्पाइसेस वगैरह के साथ शायद उतना फ्रीक्वेंट नहीं है। वी एज कहीं पर भी जाएं आप, भारतीय मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज में या फिर किसी भी तरह की फैमिलीज में, नॉर्मली क्या होता है, लोग मंथली परचेजेस करते हैं, किराना जिसे कहते हैं हम लोग। अच्छा, राइट। जो राइस खरीदेंगे, दालें आप खरीदेंगे, धीरे धीरे ये थोड़ी प्रवृत्ति बदल रही है बिकॉज पीपल डोंट हैव दैट मच स्पेस इन देयर हाउसेस टुडे। सी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई या लोग बैचलर्स हैं या ऐसे भी रह रहे हैं, सो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्पेस इन देयर हाउस और कंटेनर्स और समथिंग लाइक दैट। एंड क्यू कॉमर्स ने तो मतलब एक और रेवोल्यूशनाइज ही कर दिया है इस चीज़ को। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आ रहा हूँ, बट बाय एंड लार्ज अभी भी है वो एक तरह का बिहेवियर
दैट यू बाय फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन जब आप पल्सेस या दालें वगैरह राइस वगैरह खरीदते हैं, एंड यू मे नॉट बाय this thing for a week, let's say. Even if you have a refrigerator in your house, you don't want to buy vegetables for an entire week. आप कहोगे यार मैं 2 दिन के बाद जाके फिर खरीद लूँगा या मंगवा लूँगा, कुछ कर लूँगा. So that is a reason why people are more, let's say sensitive to that. Correct? दूसरी चीज़ एक और ये है कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स के साथ एक और प्रॉब्लम ये होता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप फार्म पे क्या करते हैं, राइट कि आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं कि नहीं, राइट फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं कि नहीं, बट पोस्ट दैट और क्या क्या होता है उसमें. यू सी, टू मेक इट लुक फ्रेश, राइट, टू मेक इट लुक अलाइव, ओके, टू मेक इट टेस्ट गुड इवन आफ्टर इट हैज़ बीन देयर फॉर 3-4 days सप्लाई चेन में. तो वो जो स्टेप्स हैं, दैट ऑल्सो इज समथिंग कंज्यूमर्स आर टुडे अवेयर ऑफ, राइट. तो उसकी वजह से भी लोग सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, जो कि शायद पल्सेस और राइस से उतना ज़्यादा वो अभी उतना कंटेमिनेशन का इशू है, पर नॉट टू द एक्सटेंट जो यहाँ हो सकता है. बिकॉज दिस इज़ फॉर अ फार्मर ऑल्सो, ही रीचेज टू द मार्केट ऑलमोस्ट, मतलब शी रीचेज टू द मार्केट ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड और थर्ड डे, राइट. क्योंकि जैसे आपके खेत में आपने कोई भी वेजिटेबल लगाया है तो उसके तो फ्लशेस आएंगे ना. आपने आज उसको काटा, आपने उसको मार्केट पहुँचाया, 2 दिन के बाद फिर दोबारा वो आ गया. बट दैट डजंट हैपन इन द केस ऑफ कि अगर आप पल्सेस उगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो तो एक ही बारी में हार्वेस्ट होगा, राइट, योर एंटायर फार्म. सो द बिहेवियर इज डिफरेंट इन द टू, एंड इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन यू आर मोर सेंसिटिव. आप क्योंकि आपका इंटरेक्शन जो है उस चीज़ का कहीं ज़्यादा बार होता है, राइट. तो आप अगर आपके घर में रोज़ टमाटर आ रहे हैं या रोज़ आप हर दूसरे दिन आप फ्रूट्स खरीद रहे हैं, तो योर आई विल बी ऑन दैट कि ये ठीक है कि नहीं. जबकि राइस तो महीने में 2 बार या 1 ही बार आएगा, तो यू विल बी ट्रबल्ड अबाउट इट और नॉट ट्रबल्ड अबाउट इट ओनली ट्वाइस और वंस इन अ मंथ. इसकी वजह से भी शायद ये एक इशू हो सकता है दोनों के बीच में. बट एज फार एज यूज ऑफ केमिकल्स इज कंसर्न्ड इन द फील्ड, वो तो दोनों में ही होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल स्पाइसेस, देखिए हमारे देश में अगर आप फील्ड क्रॉप्स को लेंगे, चावल, दाल, कॉटन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, राइट. नंबर 2 इज चिलीज. अब चिलीज को आप, कुछ लोग ऐसे आर्ग्यू कर सकते हैं यार तो ग्रीन भी खाते हैं यार, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ रेड, राइट. मोस्ट ऑफ इट इज़ ड्राइड एंड सोल्ड. वो बहुत एक छोटा प्रोपोर्शन होता है जो फ्रेश आता है मार्केट में. तो आप कह रहे हैं चिली से जो चिली पाउडर बनता है, या उसमें भी पेस्टिसाइड के. चिली पाउडर में एक और इशू है विच इज लाइक वेजिटेबल्स. अच्छा, वो क्या है? यू वांट टू मेक चिली पाउडर लुक गुड, राइट, योर करी टू लुक बेटर, सो उसमें आप कलर एडिटिव्स डालेंगे, राइट. तो अगर आप वो सब करेंगे तो फिर इट्स समथिंग लाइक वेजिटेबल्स, राइट. सो वो तो एक और इशू हो गया. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ यू आर सेलिंग होल रेड चिली, तो चिली में तो पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. एंड इनफैक्ट इन ऑल द स्पाइसेस, कोरिएंडर हो गया, मतलब क्यूमिन हो गया, स्पाइसेस इन जनरल, द क्वांटम ऑफ पेस्टिसाइड यूज इज मच हायर देन अदर फील्ड क्रॉप्स. ज़्यादातर लोग यही कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सारा गलत चीज़ सब्जी और फल में ही हो रहा है. मेरे लिए भी एक नया लर्निंग है कि रियलिटी में स्पाइसेस, ग्रेन्स, पल्सेस में भी होता है. आपका सर ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? ऑफ कोर्स 30-35 साल का अनुभव है आपको, मतलब यू नॉट हियर फॉर एनी रीसेंट टाइम, ऑलमोस्ट इट्स बिन 3 decades. मैं पढ़ रहा था कहीं कि आप गांव गए थे अपने दोस्तों के साथ, वहाँ से ये स्टार्ट हो गया. हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? वेल, इट ऑल स्टार्टेड जब हम लोग कॉलेज में थे. तो सम ऑफ अस, वी आर, हम लोग 10 लोग गए मध्य प्रदेश, बट वी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन कॉलेज, जैसा होता है एंड अक्रॉस कॉलेजेस. दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा एटमॉस्फेयर भी उस टाइप का होता है बिकॉज देयर आर डिफरेंट कॉलेजेस विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. फिजिकली एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं होते हैं. तो नॉट ओनली डू यू कम टू नो पीपल इन योर ओन college or in your own class, but you come to know people in other colleges and other streams. Fortunately for me क्या हुआ कि हम लोग एक स्ट्रीट थिएटर ग्रुप के भी पार्ट थे. Okay. तो हमने तय किया कि हम वैली में काम करेंगे और उस तरह से हमने अपना बागली अपना हेडक्वार्टर बनाया. ये 1989 1990 की बात है और हम लोग शिफ्ट हो गए
हमने कहा हम वहीं रहेंगे। फिर वहाँ काम कैसे शुरू हुआ खेती के समय? काम जो है फिर वो पानी के साथ शुरू हुआ। क्योंकि गांव में जब हमने बातचीत शुरू की तो सब लोग यही हमें बोलते थे गांव में, अगेन सिर्फ पुरुषों से बात करते थे हम, क्योंकि ज़्यादातर टाइम उन्हीं के पास होता था। महिलाओं के पास मैंने जो आपको बताया उनकी दिनचर्या पहले, उसको देखते हुए तो उनके पास टाइम ही नहीं होता था। तो हमारे को होश था ना उनके पास समय था। तो जब उनसे बात हुई तो सब लोग यही हमें कहते थे कि आप पानी पर काम कर दो, एक डैम बना दो, बस बाकी तो हम सब कर लेंगे। तो हमने कहा ओके, पानी पे काम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भाई? वाटरशेड का एक तरीका होता है, बेसिकली उसका जो प्रिंसिपल होता है, जो जिस तरह से वो काम करता है, वो तरीका वाटरशेड मैनेजमेंट का, वो ये है कि पानी जहाँ गिरे उसको वहीं रोकने की कोशिश करो, राइट। और पानी ज़्यादातर दूर बह के नहीं जाना चाहिए। अगर बह के जा भी रहा है तो उसके लिए विघ्न होना चाहिए, मतलब रुकावटें होनी चाहिए, ताकि जब पानी बहे, अगर उसको रुकावट है, जिसको रन ऑफ कहते हैं, जो पानी को फ्लो होता है, तो उसको ज़्यादा मौका मिलेगा ज़मीन के नीचे उतरने का। साथ ही साथ सॉइल इरोजन, जो मिट्टी भी बह जाती है, मिट्टी का जो कटाव होता है, वो भी कम हो जाएगा। तो टॉप सॉइल ही है जो सब कुछ है, मतलब किसी भी जीवन देने के लिए। तो अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया और इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा दिया तो एक तीर से 2 निशाने वाला काम हो सकता है। तो बड़े बड़े डैम बनाने की बजाय ऐसे तरीके ढूंढिए जिससे रन ऑफ जो है कम हो जाए। दैट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या होता है कि बेसिकली कोई भी स्ट्रीम, मतलब कोई भी एक ड्रेनेज, मतलब पानी अल्टीमेटली तो किसी नाले में या नदी में जाके बहेगा और वहाँ जाके जमा होगा। तो जितने भी एरिया से वो पानी बह के आता है उस स्ट्रीम में या उस नदी में, उसको उसका कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो आप बेसिकली कैचमेंट एरिया को ट्रीट करते हैं। मतलब ट्रीटमेंट का मतलब है कि आप उसको सुधारते हैं। जैसे जैसे वो सुधरेगा, मतलब पानी उसमें धीरे धीरे आएगा इस नाले में, वैसे वैसे स्थिति में एक सुधार आएगा। पानी की उपलब्धता जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक प्रिंसिपल है जलग्रहण क्षेत्र पर काम करने का। तो इस पर हमने काम किया और हमने करीब शुरुआत में 1500 हेक्टेयर्स का एक गांव था, उसको लिया गया। उसमें करीब 110 परिवार थे, आदिवासी परिवार, और उनके साथ हमने मिलके पानी पर ये वाला काम हुआ। और उस गांव में करीब 15% इरिगेटेड एरिया था, मतलब जो सिंचित क्षेत्र था वो करीब 15% था। और सिंचाई भी मतलब 1 या 2 सिंचाई कर पाते थे लोग, ज़्यादा नहीं, मतलब कुओं से करते थे। देयर वाज नो ट्यूबवेल, कोई ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा ट्यूबवेल वगैरह, क्योंकि वो किसान भी बहुत छोटे थे। आज इतने सालों के बाद, मतलब जब उसमें काम हुआ तो ऑब्वियसली वो एक ही साल में बड़े क्या कहेंगे जादुई सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स आए। उसका एक कारण ये भी था कि आप इतने लो बेस से जब शुरू करेंगे, जब 0 से शुरू करेंगे, तो 2 पे भी अगर आप पहुंच जाएंगे तो आप कहेंगे आपने 200% पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो पानी का प्रॉब्लम जो था वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगा। जैसे जैसे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, हमने ये देखा कि वो पानी जो है ज़्यादातर खेती में लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे जैसे आपने सप्लाई बढ़ाया, उसकी डिमांड भी बढ़ती गई, मांग बढ़ती जा रही थी। जो लोग 1 या 2 पानी में गेहूँ उगा लेते थे, उन्होंने 4 पानी देना शुरू कर दिया। जो शायद कपास में हर ऑल्टरनेट चैनल में पानी देते थे जब टाइम था, तो उन्होंने हर चैनल में देना शुरू कर दिया। तो उसके साथ साथ उन्होंने फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सब चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दिया। तो यू कुड नॉट, आप पूरे गांव को एक तरह से बेनिफिट नहीं पहुंचा पाए, उसके एक हिस्से को आप बेनिफिट, आपका काम पहुंचाता जा रहा था। उस समय आप तो कहाँ पहुंचना चाहते सर? पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो खेती के प्रति और ये पेस्टिसाइड फ्री का बर्थ, बस मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, तो दैट वाज अ सेकेंड पॉइंट, क्योंकि डिमांड जो थी, जो 85% जो पानी आप सप्लाई आपने बढ़ाई, वो सारी की सारी खेत में जा रही थी, कृषि उसमें जा रही थी। तो वो एक ऐसा पॉइंट था जब हमें लगा कि जब तक हम कृषि को एड्रेस नहीं करेंगे, मतलब खेती के सारे उसको नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे खेती के कार्यक्रम पे, हमारा काम जो है वो पार्शल रहेगा या अधूरा रहेगा या फेल हो जाएगा, पानी वाला काम। तो इसलिए उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमें खेत में ले गया, तो हमने खेती पर काम करना शुरू किया। वो खेती से आपका पहला इंट्रोडक्शन वहाँ हुआ। तो हमने सबसे पहले बीजों पे काम किया। फिर जैसा मैंने आपको कहा, तब तक हमारी थोड़ी सी
दर्शन का हमें लाभ मिला इस चीज़ का कि भाई हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे भी बहुत महिलाएं आती थी, पर तब तक सारा ध्यान पानी पे ज़्यादा होता था। पर खेतों पे जब हमने जाना शुरू किया और दूसरी चीज़ से जुड़ना शुरू किया, तो हमें लगा कि हम महिलाओं के साथ अगर काम हमारा ज़्यादा होगा, राइट, और जब भी हमारा संवाद होता था तो हमें लगता था कि उसके लिए एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आता था, वो बात बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती थी। तो उस चीज़ ने एक और हमारा वो खोला कि महिलाओं के साथ काम होना चाहिए, भले ही वो जलग्रहण का काम हो, खेती का काम हो, या खेती से जुड़े हुए सभी आयाम जो हैं। बिकॉज जब आप कृषि पे काम करते हैं तो आपको फाइनेंस क्रेडिट पे भी काम करना पड़ेगा, राइट, आपको उनकी प्रैक्टिसेस पे भी काम करना पड़ेगा, आपको हार्वेस्ट पे भी काम करना पड़ेगा। और जब हमने ये सब काम शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि हम जो वो कर रहे थे वही हम उसको फॉलो कर रहे थे। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कई नए तरीके अपनाए जाएं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाज दैट सब लोग जो है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की निर्भरता जो है बढ़ती जा रही है, और उसके कारण क्या हो रहा है, रिस्क बढ़ता जा रहा है खेती में, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है और जो कि आप शायद इतना ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। तो अगर एक भी फसल अगर आपकी ख़राब हो गई तो आप इमीडिएटली डेट ट्रैप में आ जाओगे, मतलब आप एकदम उधार के पूरे घेरे में आ जाओगे, क्योंकि जितना भी पैसा लोग उठा रहे थे वो सेठ साहूकारों से उठा रहे थे, क्योंकि बैंकों से लोगों का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी उतना नहीं था, नाता रिश्ता ही नहीं था, अकाउंट ही नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, और बैंक भी इन लोगों को ऐसे ही ट्रीट करते थे, मतलब कि इनके बस का नहीं है, इन्हीं पैसे देंगे वापस से। तो उस चीज़ के कारण ये आया कि एग्रीकल्चर ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक साल ऐसा खराब आए तो आपकी उपज इतनी गिर जाए कि आप मजबूर हो जाएं कि आप सेठ साहूकार के से लोन लें, और उसके बाद तो वो पूरा किस्सा ही दूसरा हो जाता है। तो इसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, ये सवाल आया। तो ठीक है, सबके दिमाग में आया कि भाई आपको दवाई और इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो फिर और क्या करना चाहिए, खेती तो सबको मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, तो वो तो किसी भी हालत में उसमें अगर प्रोडक्शन कम होगा, उत्पादन कम होगा, तो कोई भी किसान जो है या किसान का परिवार जो है उस चीज़ पर मानेगा नहीं, राइट। तो इसलिए वो आपकी पद्धति को अपनाएंगे भी नहीं अगर उसमें ये रिस्क रहा कि भाई मेरी उपज गिर जाएगी, राइट। तो तब ये सोचा गया कि आप किस तरह की ज़मीन पर खेती कर रहे हो। तो ज़्यादातर सब लोग बहुत ही कम, मतलब लो फर्टिलिटी सॉइल्स पे खेती कर रहे थे। तो सबसे पहले ये आया कि अगर इनको ये बोला जाए कि भाई आज से तुम खाद भी इस्तेमाल बंद करना शुरू कर दो, फर्टिलाइज़र भी, दवाई तो करना ही चाहिए तुम्हें बंद, तो शायद इसको इस तरीके को या इस पद्धति को शायद कोई अपनाएगा नहीं इतनी जल्दी, मतलब रेट ऑफ एडॉप्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सोचा गया कि जिसको आज हम नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, कि आप पहले दिन जो है दवाई इस्तेमाल करना बंद कर दो, मतलब बाज़ार से जो आती है सिंथेटिक दवाई जो है वो आप अपने खेत में नहीं डालेंगे, चाहे वो खरीफ की फसल हो या रबी की फसल हो या गर्मी की फसल हो। उस समय आपने किसान को ये बोला? हाँ। कौन से साल था ये था करीब 2000 के आसपास। तो वो कन्विंस कैसे किया आपने किसान को कि ये करना है? मतलब देखिए, वहीं पे मैं आपको महिलाओं की बात कर रहा हूँ। ये सारा जो डायलॉग शुरू हुआ ये महिलाओं के साथ हुआ, इसलिए उम्मीद जागी कि शायद इस चीज़ पर अमल होगा, क्योंकि ये चीज़, देखिए क्या होता है कि किसान को ऐसा नहीं है, हम लोग ये सोचते हैं कि किसान को पता नहीं है, राइट। हम सोचते हैं किसान जो है ना अनाड़ी है, अनपढ़ है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, हमें बताना है। एक्चुअली ये बिल्कुल ही गलत बात है, राइट। और ये ज़्यादातर अर्बन इंडिया से जो लोग जाते हैं ना वो लोग ऐसा सोचते हैं। किसान किस कंस्ट्रेंट्स में काम करते हैं ये हमें नहीं मालूम। एक्चुअली वी आर द वंस हु आर अनएजुकेटेड एंड अनअवेयर, राइट। अब ये बैंकों का कंस्ट्रेंट, फाइनेंस का कंस्ट्रेंट कौन जानता है कि किस तरह का कंस्ट्रेंट में लोग काम करते हैं। बीज की उपलब्धता नहीं है। आज अगर मैं कोई बीज किसी एक तरीके का लगाना चाहता हूँ अपने खेत में, मिलेगा ही नहीं, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड इतना आसान नहीं है। एक्सटेंशन वर्क ने कोई बताने को नहीं है कि क्या आपको करना चाहिए खेत में। सिर्फ जो व्यापारी है जो बेच रहा है ये सब सामान,
वही आपका एक्सटेंशन वर्कर भी है, वही आपका वैज्ञानिक है और वही सब कुछ है, मतलब ज्ञानदाता वही है, राइट। वही आपको बताएगा हाँ आज तेको ये दवाई डाल देनी चाहिए, तो वो आज दवाई डाल देंगे, करेक्ट। पर ऐसा नहीं है कि किसान को ये नहीं पता या उस परिवार को ये नहीं पता कि इससे मेरे ज़मीन को क्या नुकसान होगा, या ये जो फसल जो मैं पैदा कर रही हूँ इसको खाने से क्या नुकसान हो सकता है। मालूम होता है, आप कह रहे हैं किसान ये सबको मालूम होता है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में, खासकर हमारे इलाके में तो है ही, कि किसान का जो परिवार है जो अपने घर के लिए जो वो सब्जी और वो सब करते हैं या कोई भी और सामान जो उगाते हैं, वो हमेशा उनके जो मेन जो उनका प्लॉट होता है ना, जो बाजार के लिए जहाँ उगाया जाता है, उससे अलग होता है वो। सही बात, मैंने भी देखा है। वो उसमें ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, और वो इस कारण से नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है कि ये क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर आप उनके जो बाजार के लिए जो उगा रहे हैं वो, उसके लिए अगर आप एक पद्धति लेकर आते हैं जो कि सिमिलर है, जो मैंने आपको सोयाबीन की रजीम जो मैंने आपको बताई, मैंने इसी कारण से बताई, अगर आप वही चीज़ यहाँ पर मिरर करते हैं, यहीं उनके साथ वही चीज़ यहाँ करने की कोशिश करते हैं, तो क्यों नहीं अपनाएंगे, राइट। एक ही चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, वो है आप उनका रिस्क जो एलिमेंट है जो आज भी उनको फेस करना पड़ रहा है, वो कल भी फेस, वो बड़ा मुश्किल होता है उसको कवर करना। बिकॉज यू आर नॉट, आप तो एक इंश्योरेंस एजेंसी है नहीं, आपके पास इतने पैसे नहीं है, पर बाकी चीज़ें जो हैं वो मुहैया की जा सकती हैं। इसलिए हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं जिसमें वो सेविंग्स कर सकते हैं, जिससे उनको पैसा मिल जाए एट्सेट्रा। और वहीं से जन्म हुआ सेफ हार्वेस्ट का। तो सेफ हार्वेस्ट जो है एक मार्केट अपॉर्चुनिटी कंपनी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाजार में किसी ने हमें बोला कि हाँ यार इसको ये बेचने से आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। जब किसानों ने ये उगाना शुरू किया, और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, कई और इलाकों में भी ऐसा ही काम जहाँ हो रहा था, उन्होंने भी इसी चीज़ को फेस किया। यही उनका अनुभव है कि जब किसान जो है, जब महिलाओं ने ये काम शुरू किया और उगाया, तो वो वापस आई और उन्होंने बोला कि ये क्या नॉनसेंस चल रहा है, ये हम लोग तो उगा रहे हैं ये, लेकिन बिक तो वहीं रहा है जहाँ पहले हमारा सामान बिक रहा था। तो इसका तो कोई पहचान ही नहीं बनी जो हमने किया है इसका काम को। पैसा नहीं है इतना इम्पोर्टेंट जितना ये है जो जिस पे जो चीज़ आपने की है उस पर आपको गर्व है या आपने इस तरह से काम किया, लेकिन इसकी तो कोई पहचान ही नहीं है बाजार में। वो जो सेठ साहूकार हैं वो तो ऐसे ही खरीदते हैं, उसी उस तरह से ट्रीट करते हैं, उसी से मिला देते हैं, और तब जन्म हुआ सेफ हार्वेस्ट का। मतलब यही काम करने के लिए कि ये जो उत्पाद आ रहा है, ये जो उत्पादन हो रहा है, इसको डायरेक्ट कनेक्ट मार्केट के साथ देने की कोशिश होनी चाहिए और इसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। बट टू बी क्लियर कि आप जैविक और ऑर्गेनिक नाम से और उस इंटेंट से कभी आपने शुरू नहीं किया, आप उसी दिन से बोल रहे थे कि नहीं ज़मीन की में फर्टिलिटी कम है। नहीं, देखिए पॉइंट ये है कि मैं इसको कहूँगा कि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच। मैं देखिए मैं ऑर्गेनिक या जैविक पद्धति के खिलाफ नहीं हूँ, राइट। मैं चाहता हूँ कि सभी किसान जैविक पद्धति ही अपनाएं, लेकिन वो कैसे अपनाएंगे, किस तरह से अपनाएंगे, कब पूरी तरह से अपनाएंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप चाहते हो कि ये चीज़ सफल हो, राइट। आप कहीं दिमाग में ये सोच के नहीं बैठे हुए कि भैया, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, माई वे और हाईवे, राइट। वो चीज़ नहीं है दिमाग में। पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें लचीलापन होना चाहिए, राइट। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो है पेस्टिसाइड्स, राइट। और पेस्टिसाइड्स जब हम बोलते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ कीड़े मारने की बात नहीं कर रहे हैं, फिर हम फंजीसाइड की बात भी कर रहे हैं और वीडीसाइड की भी बात कर रहे हैं, जिससे आप खरपतवार मारने के लिए भी दवाई डालते हैं। फंगस आ जाती है आपके उसमें के लिए भी आप फंजीसाइड डालते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड के लिए भी तो अब सरकार कहती है वो इंसेक्टिसाइड्स हैं। उसके लिए मिनिमम रेसिडुअल लिमिट है, मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट होता है। वो इन तीनों के लिए, ये तीनों चीज़ें मिलकर पेस्टिसाइड्स बनती हैं। अगर आप सिर्फ कीड़ों को मारने की बात करेंगे तो उसके लिए अंग्रेजी का शब्द है इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। तो पेस्टिसाइड मतलब वीडिसाइड, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड, ये तीनों मिला के ये फैमिली है जिसकी आप बात कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि आज इंसेक्टिसाइड से ज़्यादा तेजी से जो इस्तेमाल बढ़ रहा है जिस चीज़ का, वो है वीडिसाइड्स। अच्छा, वीडिसाइड तो सरकार ने मना कर दिया था ना। कोई मना नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि किसानों को ये लग रहा है कि हम
200-300 रुपये में 1 एकड़ कवर हो रहा है, तो मैं मजदूरों से क्यों खरपतवार निकलवाऊँ, राइट? इसको डालो, राइट? तो इसका उपयोग बढ़ता चला जा रहा है और उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ज़मीन को। खैर, तो उसको जब आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को, तो आप एक्चुअली अपनी ज़मीन की बात कर रहे हैं, राइट? और दूसरी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि ये आइसोलेशन में काम नहीं करती है ये चीज़। अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है, राइट, मतलब उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है या दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उस पर जो भी पौधा उगेगा ना, उस पर कीट का अटैक ज़्यादा होगा। ये सब लोग जानते हैं, राइट? तो जब तक आपने ज़मीन अपनी भूमि के ऊपर काम नहीं किया और उसको ताकत नहीं दी, तो आप पेस्टिसाइड फ्री एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते। एक प्रकार से तो आप जैविक खेती ही कर रहे हैं ना। तो हमें जैविक खेती से, मैंने आपको वही कहा, मेरे को इन प्रिंसिपल, मेरा कोई ऐसा थोड़ी ना कोई वॉर है उसके साथ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें प्रैक्टिकली जब हम जाएं किसान के साथ, या हम कंज्यूमर्स की भी बात कब करें, तो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन सा है, किसके साथ पहले काम करना चाहिए। आप कैसे एक इलाके में अगर जाएंगे और छोटे किसान, जो कि 85% है हमारे देश का, राइट, 2.5 एकड़ से, मतलब 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले, अगर आप ऐसे किसानों के पास जा रहे हैं, तो आप उनके लिए काम आसान करना चाहते हैं कि मुश्किल करना चाहते हैं इस पद्धति को अपनाने के लिए? शुरुआत में तो आसान होना चाहिए। तो आसान होना चाहिए। एक बार उन्होंने अपना लिया, उसका बेनिफिट देख लिया, उसका फ़ायदा देख लिया, मार्केट से भी आपने जोड़ने की कोशिश उन्हें कर ली, तो किसान तो अपने आप आगे और बढ़ेगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो जानते हैं उस चीज़ को ऑलरेडी। आप तो सिर्फ एक तरीका उनको दे रहे हैं जो कि पहले नहीं था उनके पास। जब आप नीम से कुछ बनाते हैं या किसी और चीज़ से कुछ बनाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जो वो घर पे भी कर सकते हैं, आजकल तो बाज़ार में भी मिलने लग गया, जब उसका वो उपयोग करते हैं और देखते हैं कि उनके खेत में उसका अच्छा असर अगर आ रहा है, तो वो अपने आप उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। गेंदे का फूल लगाना, मैरीगोल्ड, अपने खेतों के चारों तरफ, कपास में बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो पुरानी पद्धति है। और क्या तरीका है सर? आप कैस्टर जैसे लोग लगाते हैं, फेंसिंग जब करते हैं अपने खेत की, चारों तरफ कैस्टर लगाते हैं, जिसे प्रेडेटर, मतलब कंपेनियन प्लांटिंग कहते हैं। ये खेती में बहुत पुराना तरीका है। इसको अगर हम समराइज करना चाहें, जो NPM आपने कहा, जी, नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, जी, मानो मैं एक महिला किसान हूँ, ये पॉडकास्ट देख के मैंने ये डिसीजन ले लिया कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल मुझे नहीं करना है, फंगिसाइड, वीडिसाइड। जी, तो वो ट्रांजिशन में कैसे करूं, कि आपके किसान कैसे किए कि एक ही बार से करूंगा तो कोई तकलीफ नहीं आएगा मेरे फसल में? नहीं, कोई जमीन तो मेरा कमजोर है, जैसे आपने कहा। देखिए, 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कोई एक किसान के साथ काम ना होए, राइट, जो कि मुझे लगता है इम्प्रैक्टिकल भी है, एंड एक्चुअली वो इट विल लीड टू फेलियर। क्योंकि क्या है, एक किसान यहाँ करेगा, आप कोई टापू तो हो नहीं, आसपास और भी दूसरे खेत हैं, तो आपका खेत जो है उन खेतों से इम्पैक्ट हो जाएगा, तो आप एक्चुअली पेस्टिसाइड फ्री एग्रीकल्चर करेंगे नहीं, क्योंकि वो ड्रिफ्ट से वो सब कुछ आ जाएगा आपके। तो आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि एक से ज़्यादा किसानों के साथ ही आप शुरू करें, राइट, वो आपका पहला कोशिश होना चाहिए। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो मेरे साथ काम करती हैं, वो पहले से ही ये काम कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वो 1000, 2000, 4000, 5000 ऐसे किसानों के साथ पहले से ही काम कर रही हैं, राइट। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए प्लॉट्स होते हैं, राइट, एक कंटिग्यूअस होता है, ताकि जो पद्धति जो ये लोग अपना रहे हैं, किसी और पद्धति से उस पर इम्पैक्ट ना आए, करेक्ट। तो वो एक चीज़ से उनका प्रोटेक्शन हो जाता है। दैट्स नंबर 1 फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू देम। तो जैसे आपने कहा कि अगर आप किसी भी नई जगह पर जाएं, तो आप कम से कम 10 या 15 किसानों के साथ बात करेंगे, और उनके किसान, अगर आप ये भी देखेंगे कि यार इनके जो खेत हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। ऐसा ना हो कि ये 15 गाँवों में फैले हुए हों, तो उससे उतना ही कम इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सीधे ही उनको बोलेंगे कि भैया, मतलब आज से जो है आप पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइज़र का उपयोग कैसे करना है, कितना करना है, क्या करना है, उसका हम एक तरीका निकालेंगे,
जैसे आप फर्टिलाइज़र आज यूज़ कर रहे हो वैसे भी नहीं आप यूज़ करोगे अगर वो इस्तेमाल करने वाले किसान हैं। पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करेंगे, उसके अलावा वो क्या करेंगे? उसकी जगह पे जो दूसरी चीज़ें आएंगी वो तो कई सारी चीज़ें आजकल उपयोग में हैं आजकल, जैसे नीम बेस्ड रहती हैं कई चीज़ें, नीम से बनाते हैं लोग, नीम आर्क, नीम अस्त्र, कई सारे उसके नाम भी दिए गए हैं। दूसरी चीज़ आप उनको कई तरीके ऐसे उपयोग में लाने के लिए बोलेंगे जिससे जो उनका जो खाद है उनके पास, राइट, उसको कितनी जल्दी वो डिकम्पोज हो सके, राइट, और पूरी तरह से डिकम्पोज हो सके। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है खासकर छोटे किसानों के साथ कि वो फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर अपने खेत में नहीं लेके जाते, वो आधा कच्चा जो होता है ना वही लेके चले, जो कि ज़्यादा हानिकारक हो जाता है क्योंकि उसमें कीड़े और सब चीज़ें वो जो रहती हैं वो पूरी तरह से मरती नहीं है, राइट, और वो इतना भी तैयार नहीं होता कि वो आपके खेत को मदद कर पाए इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। तो वो भी तरीके अब आ गए हैं, राइट, उसमें एक बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, सब कुछ होता है, ट्राइकोग्रामा कार्ड्स यूज़ होते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स यूज़ होते हैं खेतों पर। वो ट्रैप्स क्या होते हैं? फेरोमोन ट्रैप्स बेसिकली ये होते हैं कि देखिए कीड़े जो रहते हैं उनमें भी नर और मादा होते हैं, राइट, तो अगर एक की पॉपुलेशन कम कर दी जाए, राइट, तो क्या होता है कि मादा के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो उसके कैप्सूल्स आते हैं, राइट, और वो एक ट्रैप प्लास्टिक का मतलब बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड सा एक वो रहता है, एक पैकेट की तरह नीचे रहता है और ऊपर ये फेरोमोन जो है लगा दिया जाता है, जो मैं टैबलेट की तौर पे होता है, और ऊपर एक स्टिक कर दिया जाता है विद दी होप कि इसकी जो गंध रहेगी उससे जितने भी मेल नर जो रहेंगे, राइट, उस पेस्ट के मॉथ के रूप में ही आते हैं ज़्यादातर, ये उड़ते हुए रहते हैं, वो अट्रैक्ट होंगे और वो इस ट्रैप में गिर जाएंगे, राइट। जैसे ही मेल पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है पेस्ट की वो कंट्रोल में आ जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गया, राइट। तो इनको फेरोमोन ट्रैप्स कहते हैं। तो अलग अलग पेस्ट के लिए अलग अलग तरीके का फेरोमोन ट्रैप वो रहता है, टैबलेट है जो भी आप उसे कह लें, राइट। तो वो यूज़ होते हैं। स्टिकी ट्रैप्स विच इज़ वेरी सिंपल, आपने भी देखा होगा, वो पेंट कर देते हैं और लगा देते हैं येलो या जिस थिंग, उस पर आगे वो चिपक जाते हैं। दूसरा जो हम कंपेनियन प्लांटिंग की बात कर रहे हैं कि आप आसपास ऐसे पौधे लगाएं जिससे जो इसके जो आपकी मेन फसल है उसमें जो कीड़ा ज़्यादातर आता है उसको खाने वाला जो कीड़ा है वो उस दूसरे पौधे में आए और वो इसको खाए, राइट। तो आपकी सॉइल को भी इम्प्रूव करने के तरीके मौजूद हैं, साथ साथ पेस्ट को कंट्रोल करने के भी तरीके मौजूद हैं जो इसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और ये दोनों साथ साथ चलता है। तो एंड एट द एंड ऑफ इट, जब आपकी फसल तैयार हो जाती है या कुछ हो जाती है तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये इसमें रेसिड्यूज हैं कि नहीं, क्योंकि फाइनली कंज्यूमर के पास जाना है इस चीज़ को। मतलब आपने एक तो खेती में आपने इम्प्रूवमेंट अगर आप लेकर आ रहे हैं, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो खेती से जुड़ी हुई है, वो ये है कि जब आप ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, इसमें एक चीज़ का देखना बहुत ज़रूरी ये होता है कि उनका जो उत्पादन है वो कहीं पर भी गिरे ना, जो कि करंट लेवल से है। मान लीजिए, मतलब देखिए क्या होता है, नॉर्मली ये एक समझ है कि आपने अगर एक किसी भी किसान को उसको बोला कि बहन आज से तुम ऑर्गेनिक तरीका, जैविक तरीका अपनाओ, तो देयर इज अ डिप इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, वो गिरता है लेवल, राइट। एक सीज़न, 2 सीज़न, 3 सीज़न, उसके बाद वो हो सकता है स्टेबलाइज हो जाए क्योंकि आपने जो तरीके अपनाए। बट ये जो शुरुआती दौर पे जब वो गिरावट देखी जाती है वो एक बहुत बड़ा डिस्करेजिंग, डिसइंसेंटिव हो जाता है किसी भी किसान के लिए कि वो इस चीज़ को आगे अपनाए। एनपीएम में सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है कि आपके उसमें कोई प्रोडक्शन में गिरावट नहीं आनी चाहिए, राइट। अगर आप ये इंश्योर कर सकते हैं तो नियर 100% अडॉप्शन रेट आएगा। आपने क्या देखा है अनुभव में आपके कि तो मेरे अनुभव में ये है कि एनपीएम एग्रीकल्चर में कई चीज़ों पे काम होता है। एक तो बीज की वैरायटी पे काम होता है,
राइट। आप कौन सा बीज लगाएंगे, कौन सा वैरायटी आप उसमें लेंगे, दूसरा पद्धति जो आप कैसे खेती करेंगे, राइट। जैसे आप डीप प्लाउइंग नहीं करेंगे, करेक्ट, सॉइल स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, खासकर ब्लैक सॉइल्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। किसानों की धीरे धीरे आदत ये बन गई है हरित क्रांति के कारण कि वो हर साल ही ऑलमोस्ट डीप प्लाउइंग करते हैं, जबकि ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाले भी नहीं बोलेंगे कि आपको हर साल करनी चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर सबसे पहले एक चेंज आना चाहिए। उसके बाद कैसे आप पेस्ट वगैरह पे कंट्रोल करते हैं वगैरह, उस पर भी काम किया जा सकता है। पानी आप कैसे देंगे अपने खेत को, इरीगेशन करेंगे। तो नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट में ऐसा लगता है सिर्फ आप दवाई की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट्स एन एंटायर प्रोटोकॉल, राइट। तो अगर आपने वो सब किया तो मैंने ये देखा है अपने उसमें कि अडॉप्शन रेट्स आर नियर 100%, राइट। जैसे मैं जहाँ जिस क्षेत्र में मैंने काम किया इतने साल, वहाँ पे आज 23,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं, राइट, विच इज़ प्रॉबली अ वेरी वेरी हाई नंबर व्हेन यू सी अदर एरियाज। कि यहाँ पे अब मैं ऐसा नहीं है कि हम 23,000 से सेफ हार्वेस्ट खरीद रहा है, राइट, पर वो उन्होंने अपना लिया है इस तरीके को क्योंकि उन्होंने इसके रिजल्ट्स देख लिए, ठीक है। तो नाउ समवेयर और दी अदर कुछ लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनको ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। मार्केट तो एक बहुत अच्छा लीवर है जो कि और भी ज़्यादा एडॉप्शन रेट बढ़ा सकता है, पर मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि उस इलाके में एक उस क्षेत्र में लोगों ने अपनाया और उसके इसके बेनिफिट्स देख लिए हैं और प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको लगता है क्यों हम बेकार में यूज़ करें, क्यों डालें दवाई, क्यों डालें खाद अपने खेत में। लेकिन सर मैं जो पढ़ाई किया हूँ कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड अकेले में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कई बार फर्टिलाइजर्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी हमारे कई बार खाना में आ जाते हैं, दैट कॉजेज डेडली डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। मेरा जो रिसर्च है, पॉइंट एक वो है। दूसरा पॉइंट है कि आज जो हम हैवी मेटल्स का बात करते हैं, ज़्यादातर जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हम देखते हैं वो पेस्ट से ज़्यादा हैवी मेटल्स का बात होता है कि सब्जियां, चावल में आर्सेनिक का बहुत बात होता है, सब्जियां में कैडमियम, ये सब के रिपोर्ट्स आते रहते हैं। केवल पेस्टिसाइड यूज़ ना करने से मैं ये दोनों प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ ना। देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि 2 हेक्टेयर का किसान जो है ना, उसके पास तो वैसे भी सीमित साधन है, राइट। अगर हम उसे कहें कि वो सिर्फ अगर धान ले रहा है, राइट, तो मुझे नहीं लगता कि ग्रॉस लेवल पे 60-70 हज़ार 80 हज़ार से ऊपर जाएगा ग्रॉस पे एक सीज़न में। एक सीज़न कितना लंबा लेते हैं हम लोग? तो एक सीज़न का मतलब नवंबर, अगर मान लीजिए जून जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग होकर उसके खेत पे लग गया तो नवंबर दिसंबर के मध्य तक वो काट लेगा। तो 60,000 धान को रुपये प्रॉफिट, मतलब नहीं, हाँ मतलब यस इतने के आसपास उसको मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद क्या है कि दूसरी फसल लगाने का समय आएगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या और उसमें ले सकता है, राइट। उसमें कई ऑप्शंस खुलते हैं, तो उसके बेसिस पे वो तय करेगा, करेक्ट। और ये निर्भर करता है फसल टू फसल। जैसे मान लीजिए आप स्पाइसेस, जैसे मान लीजिए वो मिर्ची और धान का किसान है, राइट, तो अगर वो मिर्ची भी लगा रहे हैं, धान भी लगा रहे हैं और दोनों पेस्टिसाइड फ्री तरीके से खेती कर रहे हैं तो उनकी इनकम 1 से 1.5 लाख हो सकती है। समझ गया। तो मतलब एक ही उसमें सीज़न में। और दूसरी जैसे जीरा हो गया या मेथी भी, अगर स्पाइसेस में अगर आप जनरली जाते हैं तो आपकी कमाई कहीं ज़्यादा रहती है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो आप कह रहे हैं दाल और चावल से ज़्यादा कमाई होती है स्पाइसेस में? यस, एक प्रकार से। सर्टनली। और अभी जो आपका ये FPO का सेटअप है, उसका एक बार फिर से समझा सकते हैं बिगिनर को, एक FPO कैसे काम करता है, होता क्या है? अपना उदाहरण लेके, जैसे आपने बताया आपके पास आज 30 FPO हैं जिसमें 6 आपके स्टेक होल्डर हैं, मतलब उनका कंपनी में शेयर है, साथ साथ आपके पास बाहर का भी इन्वेस्टमेंट है। ये मॉडल कैसे काम करता है? देखिए क्या है कि ये ज़्यादातर जो FPOs हैं, मतलब जिनके साथ मैं काम करता हूँ, वो स्वैच्छिक संगठनों ने प्रमोट किए हैं। और ये स्वैच्छिक संगठन जो हैं इन किसानों के साथ बहुत समय से काम कर रहे हैं। मतलब उनका काम एक तरह से प्रिसीड करता है सेफ हार्वेस्ट का काम। जैसे मेरी जो संस्था है समाज प्रगति सहयोग बागली में, उन्होंने प्रमोट किया है राम रहीम प्रगति प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को, राइट, जिसके साथ ये हमारी सब महिला किसान जुड़े हुए हैं, राइट, जिनके साथ हम काम दूसरे भी करते हैं उन्हीं महिलाओं के साथ, राइट, वो इस संगठन में भी जुड़े हुए हैं। तो
जब इतने समय के साथ आप काम करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ज़्यादातर प्रोड्यूसर कंपनीज जो हैं उनकी ये कोशिश है कि वो बाज़ार के साथ भी एक जुड़ाव बने। इसके कारण वो ये प्रोड्यूसर कंपनीज बनाते हैं, क्योंकि स्वैच्छिक संगठन जो है वो बाजार के साथ उनका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर नॉट स्वैच्छिक संगठन क्या होता है सर एग्जैक्टली? ये है एनजीओज हैं, NGO. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और क्योंकि वो फॉर प्रॉफिट काम नहीं कर सकते तो ये एक संगठन बनते हैं प्रोड्यूसर कंपनीज, और वो उन्हीं महिला किसानों के होते हैं जिनके साथ वो काम आगे ले जाते हैं, मतलब अपने शेयर होल्डर्स के बीच में वो लोग काम करते हैं। ये आइडिया रहता है। तो ये जो एफपीसी है, एक तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कोऑपरेटिव तो कोऑपरेटिव एक्ट में बना सकते हैं आप। मतलब कोई भी ऐसा संगठन जो है उसको एक छत देने के लिए आपके पास कई तरीके मौजूद हैं। या तो आप ट्रस्ट बना लीजिए, या आप कोऑपरेटिव बना लीजिए, या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आप बनाते हैं, राइट। तो उसमें सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है, जिसमें आपको डायरेक्टर्स चाहिए, प्रमोटर्स चाहिए, जो उन्हीं किसानों के बीच में से निकल के आते हैं। और जो संगठन का, जो संस्था का काम रहता है, स्वैच्छिक संस्था का, उसका काम ये होता है कि जो ये किसान है, महिला किसान है हमारे, उनको ये एक तरह से इस चीज़ से अवगत कराना, मतलब उनको समझाना इस चीज़ को कि ये क्यों ज़रूरी है, राइट। और उसकी ज़रूरत इसलिए रहती है क्योंकि इंडिविजुअली, अपने व्यक्तिगत तौर पर हमारे जो महिला किसान हैं उनको इंडिविजुअली जाकर अपना सब काम देखना पड़ता है, राइट। चाहे वो क्रेडिट हो गया, राइट, या फिर जो आपके खेत में आपको जो इस्तेमाल करनी है चीज़ें, वो आपको कुछ लेना हो तो आपको अपने लिए खुद अरेंज करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। या फिर आपको अपना सामान बेचना है जो आपके खेत से निकला है, वो भी आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक बेसिकली जो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात है। जैसे ही स्केल बढ़ जाता है तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको सस्ती भी हो जाती है और आसान भी हो जाती है। दैट इज़ अ प्रिंसिपल। वो एक प्रिंसिपल है इसके पीछे, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के पीछे, राइट। और इस चीज़ को आपको एक तरह से उनको लोगों को समझाना पड़ता है, उसको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता किसी को भी समझने में, राइट। तो इसका एक बोर्ड रहता है, राइट, इस कंपनी का, लाइक एनी अदर, जैसे भी प्राइवेट आप देखते हैं कंपनी, उसी तरह से इसका भी एक बोर्ड रहेगा जो कि निर्णय लेने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई हम अपनी कंपनी के लिए लेंगे। और एक मैनेजमेंट रहती है इसके लिए, जो कि क्योंकि महिलाएं तो, मतलब जो मेंबर्स हैं वो तो अपना काम कर रही हैं अपने खेतों में, सब जगह पर उनको अपना घर भी चलाना है, सब कुछ करना है। तो सिमिलरली एक बोर्ड है और एक मैनेजमेंट है। जो मैनेजमेंट में जो आते हैं वो हायर होते हैं लोग, जिसमें जो समिति जिसने प्रमोट कर रही है वो उनको हेल्प करता है कि भाई आप इसको रख लो, इसको रख लो, इसको रख लो, दैट टाइप ऑफ थिंग। और इसमें एक तरह से सरकार से भी मदद मिलती है। शुरुआत में, शुरू के सालों में नाबार्ड से मदद मिलता है। स्मॉल फार्मर्स एग्री कंसोर्टियम करके एक कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है जो दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर है, वो भी बहुत क्लोजली काम करती है इसमें मदद के लिए, करने के लिए। और टाइम टू टाइम क्या होता है, ये बैंक से भी जुड़ते हैं धीरे धीरे, जिससे इनको क्रेडिट मिलता है, क्योंकि डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैंने, जैसे मान लीजिए मैं किसान हूँ, मैंने अपना सामान बेचा, तो मुझे तो पेमेंट चाहिए, क्योंकि वो मेरे नेक्स्ट काम के लिए वर्किंग कैपिटल है। तो वो पैसा तो कंपनी के पास है नहीं, तो वो कहाँ से आएगा? तो वो बैंक से जोड़ते हैं अपने आप को, जिसके लिए उनकी इक्विटी और वो सब देखा जाता है। इक्विटी तो इन कंपनी में बहुत कम होती है, पर बैंक इनको एक तरह से रियायत देते हैं, या फिर दे गो टू NBFCs वगैरह, उन पे जाके उनसे पैसा लेके फिर ये एक बहुत बड़ा, मतलब मैं आपको एक बड़े आसान तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग एरिया है, पर ये एक ज़रूरी एरिया है, आवश्यक एरिया है। और फिर ये प्रोड्यूसर कंपनी जो है एक तरह से जिम्मेदारी लेती है कि आपसे जो सामान हमने इकट्ठा किया उसको हम बाज़ार में बेचेंगे, और जो डिफरेंस है बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, वो वापस किसानों को आएगा प्रॉफिट के रूप में। इंटरेस्टिंग। तो ये मतलब सिंपलिस्टिक तरीके से ये मॉडल है, पर इसमें बड़े सारे चैलेंजेस हैं। जैसे मतलब ये, जैसे मैंने एक्विटी का आपको बताया, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप छोटे किसानों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी एक्विटी भी बड़ी छोटी रहती है। एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट मदद करती है मैचिंग एक्विटी देके,
फिर भी इक्विटी छोटी होती है। बैंक्स इतने ज़्यादा बहुत रेजिस्टेंट है, बहुत हिचकिचाते हैं इनके साथ काम करने के लिए, तो पैसा नहीं मिलता। क्यों? तो महंगा क्यों पैसा चाहते उठा, हैं? उनको लगता है यार ये पता नहीं करेंगे कैसे करेंगे काम, इनका काम सही नहीं होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बैंक तो शुरू से ही रूरल एरिया में हिचकिचाते ही रहे हैं सारी, हमेशा से वो इतिहास ही रहा है। तो इनको महंगा लोन लेना पड़ता है NBFC से, उसके साथ काम करना पड़ता है, तो इनके मार्जिन छोटे हो जाते हैं। फिर इनको प्रॉपर मैनेजरियल सपोर्ट नहीं मिल पाता। ज़्यादातर मेरे साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है वो बहुत मुश्किल इलाकों में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब आप जो सब्जी और डेयरी की अभी बात कर रहे थे, वो तो बेंगलोर के आसपास के किसान हैं, वो तो बड़ी आसानी से मार्केट में पहुंच जाते हैं, राइट। कई कंपनियां भी मैं ऐसे जानता हूं जो ऐसे किसानों की बात करती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर दूर हैं बेंगलोर से, राइट। उनके लिए वो काम करना बहुत आसान है। हमारी तो कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत ही मुश्किल ज्योग्राफीज़ में है, जहाँ पैदल चल के जाना पड़े आपको शायद आखिरी कुछ किलोमीटर, राइट। तो उनके लिए ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है टू रीच मार्केट्स, टू आइडेंटिफाई राइट दिस थिंग पार्टनर्स, फ्रेट, ये सब चीज़ें उनके लिए एडेड कॉस्ट हो जाती हैं, करेक्ट। तो उस चीज़ को बैलेंस, और साथ ही साथ ये जो मैनेजरियल जो सपोर्ट है, और ये ज़्यादातर शहरों से जाएंगे, वहाँ के लोग तो मैनेजमेंट का काम ज़्यादा इतनी अच्छी तरह से शायद नहीं कर पाए क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का। तो ये जो वो जाने को तैयार नहीं होते ऐसी जगहों में जाके काम, तो ये एक क्या कहते हैं, निरंतर बैटल है ये, राइट। बट कुछ सफलताएं भी हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ फेलियर्स भी हैं। बट मैं ये कहूँगा ये ज़रूरी चीज़ है कि किसान सब जुड़े आपस में। एब्सोल्युटली, आई थिंक क्योंकि मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे देश में स्मॉल होल्डर फार्मर बहुत हैं। यस, साथ आना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करते हैं। एक और पॉइंट से मैं वापस आना चाहता हूँ क्विकली बिफोर वी रैप। आपने कहा था कहीं पे कि केवल स्प्रे से ही केमिकल्स और नुकसान फसल को नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स इसमें भी होता है। एक उदाहरण आपने दिया मिल का, वहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। एज अ कंज्यूमर और क्या क्या चीज़ मुझे ध्यान में रखनी चाहिए जहाँ केमिकल्स मेरे खाना में आ सकते हैं? देखिए, एक तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि खेत में पैदा हुआ सीधे आपके पास तो आ नहीं जाएगा, करेक्ट। कुछ चीज़ों में होता है ऐसा, लेकिन बाकी चीज़ों में स्टोरेज एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप थोड़े टाइम के लिए कहीं ना कहीं उस उत्पाद को रखेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए रखते हैं। कुछ लोग 10 दिन के लिए रखेंगे, कुछ लोग 10 महीने के लिए भी रखेंगे। तो अब जब आपका कृषि उत्पाद इतने दिन के लिए रहेगा एक वेयर हाउस में या किसी एक स्टोरेज की जगह में, तो एक डर तो बना ही रहेगा कि यार इसमें कुछ कीड़ा घुस गया या कुछ अटैक हो गया, कुछ भी कोई ऐसी चीज़ हो गई, चूहे ही आ गए या कुछ हुए, तो इसमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप स्प्रे करते हैं, फ्यूमिगेट करते हैं, राइट। तो आप लेंगे, आप फ्यूमिगेट करेंगे। तो जब आप फ्यूमिगेट करेंगे तो आपने सब काम तो अच्छा किया खेत में, स्टोरेज में आके वो केमिकल्स घुस गए उसके अंदर। फ्यूमिगेट क्यों करते हैं लोग? क्योंकि स्टोरेज के भी कीड़े हैं, अच्छा, राइट, जो स्टोरेज के टाइम पे ही आके अटैक करते हैं। तो उसे फ्यूमिगेशन कहते हैं? नहीं, वो तो कीड़े हैं, हाँ, उनको मारने के लिए जो करेंगे वो करेक्ट। हाँ, आप जो स्प्रे कर रहे हैं उसको फ्यूमिगेशन कहते हैं। तो फ्यूमिगेशन हो रहा है, तो या फिर आप एक कैप्सूल के रूप में, एक दवाई के रूप में, वो बोरे में होगा सामान, तो आप वो कैप्सूल घुसा देंगे उस बोरे के अंदर, वो धीरे 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 घुल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो कीड़ों को तो मारेगा ही, लेकिन आपकी फसल में वो जहर तो आ ही गया आपके उत्पाद में, जो कि आपके खाने में आ जाएगा, राइट। तो कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो आपके खेत में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो आप स्टोरेज में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन का है सवाल। अब ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक आपके तो है नहीं अपने, राइट। तो आप वो ट्रक ने मान लीजिए कुछ और सामान पहले ट्रांसपोर्ट किया और फिर उसके बाद आपके पास आ गया, और आपने अगर ध्यान नहीं दिया और आपने अपना सामान उसमें लोड कर दिया, तो वो पहले का जो सामान के कारण जो कंटेमिनेशन है वो आपके प्रोड्यूस में आ जाएगा। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। गाड़ी भी मुझे अपना ही करना है, कैसे नहीं, कैसे solve करूं आपको मैं? प्रोटोकॉल मेंटेन करना है कि वो क्लीन हो गाड़ी, राइट। या फिर ऐसा आपको प्रोटोकॉल रखना है कि पूरा का पूरा सामान, इस गाड़ी की जो कैपेसिटी है वो आपके सामान के साथ ही हो। ऐसा ना हो कि वो ट्रक कहे जी
मैं तो 15 टन का मेरा ट्रक है, आपका सामान तो 10 टन ही था, 5 टन मैंने ये सामान डाल दिया, और वो सामान हो सकता है किसी और तरीके से पैदा किया गया हो, वो आपके सामान के साथ मिल गया, तो फिर दोबारा कंटेमिनेशन का बहुत चांस है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी और के साथ सामान के साथ ना पैक हो, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो इट इज़ थ्रू द सप्लाई चेन कि जब तक सामान आपके पास, आपने मेरे से एक सवाल पूछा कि आप दोबारा क्यों वो करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो इन कारणों से करते हैं क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में ना हो तो टेस्ट करना स्वाभाविक है। हमें पता रहना चाहिए कि भाई पैक होने से पहले हमारे क्लेम अनुसार सामान है कि नहीं। भारत में सर ऐसा बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल है क्या? जो मैं सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इतने सारे ग्राउंड लेवल चैलेंजेस होते हैं, मार्केट में शायद डिमांड आज बढ़ रहा है, वो तो रियलिटी है, लेकिन क्या क्या मुश्किल या क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ऐसे बिजनेस बनाने में? अगर आपको एक 25 साल के एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को बोलना पड़े, व्हाट वुड यू शेयर विद हिम? वेल आई से कि इतने सालों बाद भी चैलेंजेस तो ज़रूर हैं, राइट। कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी व्यक्ति को जो ये नया बिजनेस शुरू करने से पहले, कि सबसे पहले ना क्वालिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये जो हम सप्लाई चेन की जो अभी आपने सवाल सब पूछे, ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को इंश्योर नहीं करेंगे तो हम जो सामान लेकर आ रहे हैं उपभोक्ता के सामने, कंज्यूमर के पास, वो मैच नहीं करेगा आपके क्लेम के साथ, तो आप अच्छा काम करने के बजाय डिससर्विस कर देंगे पूरे सेक्टर को। क्योंकि ग्राहक जो कंज्यूमर होता है वो बहुत जल्दी मतलब एक तरह से कंप्लेंट के उसमें भी आ जाएगा, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा इसके बारे में जानकारी होगी नहीं कि क्या क्या चैलेंजेस आपके मौजूद हैं, राइट। तो जब तक आपने पूरी तरह से सप्लाई चेन पर एक तरह से काम नहीं किया, राइट, तब तक आपको मतलब एक एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले उस चैलेंज को सही कर लेना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो बहुत आसान हो जाएगा बाजार में लाना। मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ ये है जो आपको ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मार्केट स्टडी और इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देते हैं, पर अपना वैल्यू चेन और सप्लाई चेन जो है ना उसको भूल जाते हैं। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है दूध, क्योंकि इसमें एक और चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए आपको डिमांड मिल गया मार्केट में, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास उतना फिर सप्लाई भी हो। तो अगर आपने वो नहीं इंश्योर किया तो फिर दोबारा एक प्रॉब्लम है। ज़्यादा बड़ा चैलेंज आप कह रहे हैं डिमांड से सप्लाई है, इज दैट करेक्ट? मैं कहूँगा कि सप्लाई नहीं, सप्लाई उस चीज़ का जो आपके क्लेम को मैच करे, उसका चैलेंज है। डिमांड का प्रॉब्लम उतना नहीं है, मतलब नहीं, डिमांड का प्रॉब्लम मैं ये कहूँगा कि अगर आपने इस चीज़ को मैनेज कर लिया तो शायद आपका जो प्रोडक्ट भी होगा वो एट अ सर्टेन प्राइस पॉइंट होगा जो कि कंज्यूमर के लिए भी आसान होगा, क्योंकि प्राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि भाव जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं और उसके लिए आपको डिमांड मिल जाएगा, तो आप नीश प्रोडक्ट बन के रह जाएंगे। अब आप अगर पूरी तरह से आप स्टडीज़ देखें या जो भी देखें, जैविक पदार्थों की जो मांग है और जो सेल है हमारे देश में, वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। पोटेंशियल ज़रूर है, राइट, पोटेंशियल ज़रूर है, लेकिन हम उस तक पोटेंशियल को पूरा रियलाइज जो करना है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गया। एंड जब हम टेस्टिंग का बात करते हैं सर, मैं पढ़ा आप ये बोले कि आप हर चीज़ का टेस्टिंग करते हैं, एंड ये टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद सेटअप करना चाहिए या फिर जो आपने पहले बताया कि FSSAI उन लोग टेस्टिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कई सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट जो है ना वो बहुत महंगे होते हैं, राइट, और मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ज़रूरत है किसी भी मेरी कंपनी के साइज़ की कंपनी को वो इक्विपमेंट के साथ काम करने की, क्योंकि आप उतने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ डील ही नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से आप क्या कहेंगे कि आपने अपने पैसे का अच्छा उपयोग नहीं किया, मैं तो ये बोलूँगा, अगर आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया तो। इसमें शुरू में तो मैंने जैसे कहा कि हमारे कुछ मतलब महिला
प्रोड्यूसर कंपनीज जो हैं उन्होंने हमें शुरुआत में मतलब दे प्रमोटेड इट, उन्होंने हमें उन्हीं के कारण कंपनी बनी। उसके बाद हमारे कुछ इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे लिए अच्छा ये रहा कि हमें जो इन्वेस्टर मिले वो एक तरह से लाइक माइंडेड थे, मतलब हमारी तरह सोच थी उनकी। क्योंकि देखिए हमारे पास ना एक डबल एक तरह से कह सकते हैं जिम्मेदारी है हमारे पास। एक, हमें कैटेगरी बनाना है पेस्टिसाइड फ्री, ठीक है, और दूसरा ये है कि हमें मतलब बेचना है जिससे हमारे रेवेन्यूज़ बढ़े, जिससे कंपनी मुनाफा कमाए और ये मुनाफा लोगों के साथ, अपने शेयर होल्डर के साथ बांट सके। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ करना है, राइट, जो कि काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक कैटेगरी को देखें, जो ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं उनको ऑर्गेनिक कैटेगरी बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, राइट, क्योंकि ये तो काम किसी और ने किया उनके लिए। उनको तो सिर्फ फॉलो करना है उस चीज़ को, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदना है, उसको बाज़ार में बेचना है, करेक्ट। तो ये शुरुआत का एक हमारा थोड़ा सा मुश्किल का दौर था कि भाई इस कैटेगरी को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। तो वो एक उसको एस्टैब्लिश करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगा, विथ रिटेलर्स, विथ कंज्यूमर्स, विथ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी। आप किसी की भी बात करें उसको ये चीज़ समझानी पड़ती थी, जो हमने कितनी सारी बातें आज भी की उसके बारे में। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे थैंक्स टू मतलब कोविड के बाद तो खासकर लोगों को ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं, क्योंकि हेल्थ और इम्यूनिटी ये सारे जो शब्द हैं ना, ये एक तरह से कोलैप्स कर गए, मतलब एक ही हो गया। तो लोग इन सब चीज़ों के बारे में थोड़े शायद ज़्यादा अवेयर भी हो गए हैं और थोड़े संवेदनशील हो गए हैं एक तरह से। तो पर इसमें एक चीज़ ये है कि क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी एक तरह से, मतलब आपकी रोज़मर्रा की चीज़ है, जैसे चावल, आटा, दाल, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें हमें रोज़ चाहिए अपने रसोई में। और ये किसी भी कंज्यूमर के लिए कई बार शुरू से ही देखा गया है, लोग थोड़े से ज़्यादा इसके बारे में केयरफुल रहते हैं, मतलब इन द सेंस प्राइस कॉन्शियस जो हैं, आप उसको कह सकते हैं, थोड़ा रहते हैं ज़रूर। और ये जो महंगा जो थोड़ा रहता है हमारा सामान या किसी भी ऐसी श्रेणी में, इस कैटेगरी में, उसका कारण ये नहीं हो सकता कि इसको उगाने में या किसान के कारण महंगा है। ये महंगा इसलिए क्योंकि उसके बाद के जो जितने भी चरण हैं वो बड़े मुश्किल हैं। जैसे मिलिंग करना है तो आपको किसी एक मिल में जाना पड़ेगा, किसान से एक ही टाइम पे ख़रीदना है तो आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, और ये सब टेस्टिंग करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब कॉस्ट के हेड्स बन जाते हैं एक तरह से। तो उसके कारण जो है आपको महंगा, जैसे ही आप महंगा करते हैं रिटेलर भी सोचता है यार आप ज़्यादा कमाने का कोशिश कर रहे हो, तो रिटेल जो आपको दुकान में जगह दे रहा है या क्विक कॉमर्स में या ई कॉमर्स में जो आपको बेचने के लिए आपको स्पेस दे रहा है, उसको भी लगता है कि आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा हमारे साथ शेयर करना चाहिए, तो उनके मार्जिन भी बढ़ जाते हैं। शायद वो एक कारण है जिसके कारण एक तरह का एक स्क्वीज सॉर्ट ऑफ फिनोमेना होता है दोनों तरफ से। तो उसी कारण से हमारे मार्जिन्स भी थोड़े कम रहते हैं। तो मेरे को मुझे ये कहना है कि एट दिस स्टेज जिस पे हम हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स भी लेकर आएँ जो कि एक तरह से वैल्यू ऐड की श्रेणी में आते हैं। जैसे लोग स्नैकिंग की बात करते हैं, राइट। जैसे कोई कंपनी जो डेयरी में है वो सिर्फ दूध नहीं बेचती, राइट, वो पनीर भी बेचती है, घी भी बेचती है। कारण पीछे यही है कि शायद दूध में उतना मार्जिन नहीं है जितना इन प्रोडक्ट्स में है। उसी संदर्भ में या उसी समझ के साथ हमें भी वो काम करना है। जैसे स्पाइसेस हैं, जैसे चिली है, जैसे मिर्च है, तो मिर्च क्यों सिर्फ बेचना चाहिए, मिर्च का पाउडर भी बेचना चाहिए। मेथी या कुछ भी अगर आप ऐसे, तो आपको दूसरे मसाले बनाने चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो पोहा भी बेचना चाहिए और सूजी भी करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका ये एक तरह का एक प्रोडक्ट का जो बास्केट है उसमें एक फैलाव आता है और आप कई तरह की चीज़ें उसमें करते हैं,
तो कुछ में आपके मार्जिन ज़्यादा होते हैं और कुछ में शायद कम होते हैं। आप उस चीज़ को थोड़ा उसको एक बैलेंस ला सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ चावल और दाल करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा मुश्किल काम है कि आप अपने आप को एक तरह से बचा पाएंगे, क्योंकि कई सारी ताकतें हैं आपके साथ जिनके साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि आपकी अपना आउटलेट तो है नहीं। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो कोशिश ये करती हैं कि उनके अपने आउटलेट्स हों, तो वो शायद वो उनका अपना एक तरीका है इस मार्जिन खेल को थोड़ा ज़्यादा अपने लिए बेहतर बनाने का। मुझे लगता है कि मेरी समझ में ये है कि भाई आपका अगर प्रोडक्ट का एक रेंज होगा जिसमें कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होंगे जिसमें शायद आपके मार्जिन थोड़े से बेहतर हों जितना आप शायद दालों में कमा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस आ सकता है। क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना पॉसिबल है? देखिए, मैं कहूँगा कि ये ज़रूर प्रॉफिटेबल बन सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसी ओपनिंग्स भी हैं जो हमने शायद अभी तक एक तरह से डिस्कवर करनी बाकी है हमारे लिए। एक तो यही जो मैंने आपको वैल्यू एड्स का बताया। दूसरा ये है कि हम बहुत कम मार्केट्स में मौजूद हैं अभी। हम प्राइमरीली साउथ के ही, दक्षिण भारत के मार्केट में ही हैं। वैसे हम लोग एनसीआर में भी हैं, लखनऊ में भी है, थोड़ा बहुत मुंबई में हमारा प्रेजेंस है, पर वो बहुत कम, छोटा फुटप्रिंट है हमारा। ज़्यादातर हमारे ये साउथ के हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इनमें अपना थोड़ा सा बढ़ाएं। मुंबई और दिल्ली तो बहुत बड़े शहर हैं। अगर आप बैंगलोर को ही देखें, बैंगलोर की आबादी अगर 1 करोड़ है तो दिल्ली की आबादी तो 2 करोड़ से ज़्यादा है एनसीआर को देखते हुए। तो वो बहुत बड़ी डेमोग्राफी है। तो अगर आप ऐसी डेमोग्राफी में बेचने की कोशिश करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा कंज्यूमर्स मिलेंगे। वो एक तरीका हो सकता है जिससे आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं और अपना वो बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा ओपनिंग या मतलब एक अपॉर्चुनिटी है जो कि एक्सपोर्ट्स में है। इसकी मांग जो है वो देखिए, हमारे देश में जो ऑर्गेनिक का पूरा प्रचलन हुआ वो बेसिकली एक्सपोर्ट्स के कारण हुआ। देश में हमारे इतनी मांग नहीं थी उस वक्त। और अगर आज आप सोयाबीन और कपास को निकाल दें ऑर्गेनिक कैटेगरीज में जो जिसका उत्पादन होता है या बिक्री होती है, तो बाकी प्रोडक्ट्स की वो बहुत छोटा हो जाएगा हमारा जो हम सेल करते हैं। तो अभी भी एक्सपोर्ट्स पे हमारा काफ़ी ज़्यादा ध्यान है इस पर्टिकुलर कैटेगरी का। और मुझे लगता है कि उसकी मांग जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से भी बढ़ रही है। अलग अलग उत्पाद की जो हम पहले नहीं करते थे वो भी करते हैं। जैसे कोकोनट फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिक कोकोनट्स इंडिया कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन आजकल करता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार जुड़ती जा रही हैं, और वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मतलब अपने आप एक तरह से अनफोल्ड करेगी हमारे लिए भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ये कहे कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो सकता। ये ज़रूर हो सकता है प्रॉफिटेबल बिजनेस। ओनली थिंग इज़ इसका जो गेस्टेशन टाइम है वो ज़्यादा है दूसरे बिजनेसेस से। ये ज़रूर है कि आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम भूल जाते हैं कि कंज्यूमर ट्रस्ट जो है वो बहुत आसानी से नहीं आता है इसमें। क्योंकि जैसे ही आप किसी को कहते हैं कि अगर बाज़ार में 100 रुपये की कोई चीज़ बिक रही है, आप उसी सामान को अगर आप कहेंगे मैं 150 रुपये में बेचूंगा, पर मेरे ये एट्रीब्यूट्स हैं मेरे प्रोडक्ट के, तो लोग पहले ना उसको एक शक की निगाह से देखेंगे कि ये जो एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं ये सही है कि नहीं है सही है। कि ये मतलब अकॉर्डिंग टू क्लेम, वैल्यू फॉर मनी जिसे कहते हैं, वो कंज्यूमर के लिए के मन में एक विश्वास बिठाना वो बहुत आवश्यक हो जाता है। और मुझे नहीं लगता उसमें कोई ख़राबी है। मुझे लगता है उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है हमारे जैसे कंपनीज़ को, और उसके लिए ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर आप हमारा पैकेट देखेंगे तो उस पर QR कोड होता है, तो आप उसको क्लिक अगर करेंगे QR कोड को, तो वो टेस्ट सर्टिफिकेट पे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो आपको उस टेस्ट सर्टिफिकेट पे लेके जाता है। तो वो रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है पूरी, जो ये बताती है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है रेसिड्यू फ्री है और ये इसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके एंड में लिखा भी होता है एज़ पर जैविक भारत स्टैंडर्ड्स, FSSAI स्टैंडर्ड्स। तो जब ऐसी चीज़ें, ऐसा काम कंपनीज करेंगी और उसके कारण जो विश्वास जो बढ़ेगा कंज्यूमर का, तो मुझे नहीं लगता कंज्यूमर को कोई आपत्ति होनी चाहिए अपनी सेहत को बचाव करने की। भाई डॉक्टर को पैसे देने से तो अच्छा है कि आप अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। तो इसमें कम पैसे भी खर्च होंगे और इसमें पूरी फैमिली को कवर मिलता है।
तो वो चीज़ जो है मुझे लगता है हम लोगों को एक तरह से मैं तो ये कहूँगा वी शुड ऑल कम टुगेदर, मतलब सभी ब्रांड, सभी कंपनीज एट द बैक एंड, फ्रंट एंड, सबको साथ आ जाना चाहिए इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत आसान हो जाएगा एक तरह से ग्राहक के लिए भी, एक कंज्यूमर के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे दुर्भाग्य ये है कि बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं इस तरह की ट्रांसपेरेंसी या इस तरह का ट्रेसेबिलिटी ना ऑफ़र नहीं कर पाते। तो वो एक शायद थोड़ा सा कोशिश होनी चाहिए सबकी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे ग्राहक के सामने ओपन बुक की तरह रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ छुपी रहे। एक आखिरी सवाल सर, अगर आपको अगले 24 घंटा के लिए हम देश का कृषि मंत्री बना देते तब आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि मुझे खांसी आ गई। तब कृषि और फूड सेफ्टी के प्रति आपका पहला कदम क्या होता? देखिए, ये तो एक तरह से कई प्रदेशों में हमारे हो भी गया है, राइट। जैसे सिक्किम जैसे प्रदेश ने तो केमिकल्स बंद ही कर दिए हैं, अपने ऑर्गेनिक स्टेट है वो। इवन उत्तराखंड को अगर आप लें तो जहाँ पर बासमती, जहाँ पे वो क्रॉप्स होते हैं वहाँ पर वो पेस्टिसाइड यूज़ अलाउड नहीं है। वहाँ पर कुछ ऐसी फसलें हैं जिसमें यूज़ होता ही नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि यार तुम जहाँ जहाँ सलूशन बहुत आसानी से उपलब्ध हैं कि लोग कीटनाशक रहित खेती कर सकते हैं, वहाँ पर कम से कम कीटनाशक नहीं जाना चाहिए, राइट। ये बहुत मुझे लगता है कि नीति के लेवल पे लोग कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग जो है वो तो सरकार का ही एक बहुत बड़ा मुहिम है, वो इसी दिशा में है। तो अगर इसको और ताकत मिल जाए तो आसानी से किया जा सकता है ये। और कुछ स्टेट तो अभी भी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। आंध्र प्रदेश को देखिए, आंध्र प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग कितने बड़े स्केल पे उन्होंने अपनाया है उसे। तो मुझे लगता है कि अगर एक दिन का मौका मिलेगा तो मैं आंध्र प्रदेश से बहुत कुछ सीखूंगा और उसको पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सर आपके समय के लिए। आई थिंक एक जैसे आप कहते हैं कि ऑर्गेनिक, मैं भी कई बार सोचता हूँ ओवरनाइट ट्रांजिशन करना मुश्किल है। माइंड यू, मैं सपोर्ट करता हूँ, बट आई थिंक ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अगर किसान या लोग अपने आप को चैलेंज करना स्टार्ट करें कि बिना पेस्टिसाइड के एटलीस्ट मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ, मे बी कल परसों जाके वो खुद ऑर्गेनिक करते रहें। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उस चीज़ का, और वो उदाहरण हमारे पेनिनसुला से ही है। श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका ने अचानक निर्णय लिया कि साहब कोई केमिकल्स नहीं यूज़ होंगे, आज से हम ऑर्गेनिक हो गए। कोलैप्स हो गया वो, राइट, एक ही दिन में। पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उसको पद्धतिवार करें और एज अ बिगिनिंग, देखिए मुझे तो बहुत, मैं तो कम्प्लीटली कन्विंस्ड हूँ इस बारे में, और शायद मैं इसीलिए इस चीज़ से जुड़ा भी हूँ। और सेफ हार्वेस्ट और नो सेफ हार्वेस्ट, आई फर्म, मतलब मेरा पूरा कन्विक्शन, फर्म बिलीफ है कि हमारा देश जो है ना, कीटनाशक रहित खेती आराम से कर सकता है। जैविक कर पाए ना कर पाए वो नेक्स्ट स्टेप है, पर ये वाला स्टेप तो ज़रूर किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, यस, विशिंग यू द बेस्ट सर। you. मैं उम्मीद करता हूँ कि और लोग ज़रूर इसकी तरफ कदम लें। मेरी भी पूरी उम्मीद है। यस, एंड हम जैसे यंगस्टर्स भी जुड़ेंगे इस मिशन में आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच।